हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस पोस्ट के लिए जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, वो इसी मंथ में कंडक्ट किया जाएगा। एंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप ये मान के चलो कि इस वीडियो को देख के आपको अपनी जो प्रिपरेशन है आपको उस चीज़ का पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन की लेवल क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक या दो क्वेश्चन इस याद रख लेना, एक या दो क्वेश्चन इस वीडियो से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो एक्सप्लेनेशन से आपको देखने को मिले या डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको फ्रॉम द बिगिनिंग से एंड तक देखो। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच अ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। हमारे पास कुछ दो लिस्ट्स है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 जो है इसमें ट्राइब्स का नाम दिया गया है एंड द लिस्ट 2 में किस स्टेट को वो बिलोंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट ट्राइब जो है डेट इज द टोडा ट्राइब। टोडा ट्राइब जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है। देन लेप्चा ट्राइब, ये हमें सिक्किम में देखने को मिलता है। कहाँ पे? सिक्किम में देखने को मिलता है। देन बिहार, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? झारखंड में। झारखंड में। ठीक है। देन गैरो, ये आपको सबको पता होगा, डेट इज द मेघालय। मेघालय। दैट मीन्स जो ए है इसको क्या आंसर होगा? ए का होगा 3। ए का होगा 3। तो यहाँ पे आ जाओ, ए का होगा 3। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ए का 3, डेट इज द ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी का क्या होगा? सिक्किम। बी का होगा फर्स्ट। ठीक है। देन बिहार झारखंड, ये हो जाएगा सी। ठीक है। एंड दिस बिकम्स द डी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज लेह इज लोकेटेड ऑन द। लेह जो क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख यूटी का। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? किस रिवर के किस बैंक पे हमें देखने को मिलता है? तो फर्स्ट इज राइट बैंक ऑफ द झेलम रिवर। झेलम रिवर तो वहां से फ्लो ही नहीं हो जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा एंड ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट इज राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर का जो क्या है, राइट बैंक है, क्या वो ले उस पे लोकेटेड है? बताओ। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इंडस रिवर की बात करेंगे, इंडस रिवर की बात करेंगे, जो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? तिब्बत से। तिब्बत से ये ऑरिजिनेट होता है नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक। और किस माउंटेन रेंज से? कैलाश माउंटेन रेंज से। कैलाश माउंटेन रेंज से। और इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ, दैट इज 2880 किलोमीटर्स। और ये ड्रेन कर रहा है खुद को किस सी में? डेट इज द अरेबियन सी। अरेबियन सी। दैट मीन्स इट इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है। और इंडिया में ये एंटर हो जाता है कहाँ पे? लद्दाख में एक प्लेस है, डेट इज द देमजुक। देमजुक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग पियर्स लेक्स एंड स्टेट्स इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा एक पियर है? एक साइड पे क्या लेक है एंड नेक्स्ट इज द स्टेट, तो वो हमें बताना है कौन सा एक पेयर करेक्ट मैच है। तो फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे, डेट इज द लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? डेट्स इन द मणिपुर। तो डेट मीन द फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। लेकिन उदय सागर लेक ये कहाँ पे अब लोकेटेड है? ये हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान में देखने को मिलता है। एंड दिद्वाना लेक ये भी राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना। देन कोलोरू लेक कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज पैथानी इज ए फॉर्म ऑफ डैश फ्रॉम महाराष्ट्र। पैथानी ये क्या है? बेसिकली पैथानी साड़ी, आपने नाम सुना होगा, पैथानी साड़ी।
ये सिल्क साड़ी है, ठीक है, जिसको बाय हैंड से बनाया जाता है, ठीक है। दैट इज पैठानी जो है ये क्या है, एक फॉर्म है टेक्स्ट वीविंग का, जो कहाँ से हमें देखने को मिलती है, महाराष्ट्र स्टेट में। एंड दिस पैठानी साड़ी इज वन ऑफ द क्या है, मोस्ट कॉस्टली साड़ी ऑफ इंडिया, मोस्ट कॉस्टली साड़ी ऑफ इंडिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज डैश वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, बताओ। दैट वाज द सुकुमार सेन, दैट वाज द सुकुमार सेन। और जिसने सर्व किया था एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम 1950 से लेकर कहाँ तक, 1958 तक। ये टेन्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। नाउ हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बताओ, बताओ कौन है। दैट इज द श्री गणेश कुमार, श्री गणेश कुमार, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नहीं, कमीशन की मैं बात कर रहा हूं। दैट इज ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दैट मीन्स इसके बारे में हमें कहाँ पे रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर द आर्टिकल 234 में, और आर्टिकल 236 ये क्या कहता है, राइट टू वोट, राइट टू वोट। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये इंडिया में क्या वोटिंग करा रहा है, इलेक्शंस करा रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट किन चीजों के बगैर, दैट इज द, बताओ, एक तो पंचायत एंड नेक्स्ट इज म्यूनिसिपैलिटी। इन दोनों के बगैर जितने भी इलेक्शंस यहाँ पे होते हैं उनको कंडक्ट करा रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और ये जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी है इनको कंडक्ट करा रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सुकुमार, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज आल्सो नोन एज द रॉयल डांस ऑफ लद्दाख। किसको कहा जाता है रॉयल डांस ऑफ लद्दाख? दैट इज द शंदोल डांस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो यक डांस है, जैबरू डांस है एंड क्वेश्चन डांस है, ये भी परफॉर्म कहाँ पे किए जाते हैं, लद्दाख में। और ये जो यक डांस है इसको इसके अलावा, लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी क्या परफॉर्म किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में भी, एंड सिक्किम में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शंदोल डांस को हम क्या कहते हैं, रॉयल डांस ऑफ लद्दाख, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, यहां पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल रीजन। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, एक सपोज हम यहाँ पे एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। हम यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की एग्जाम्पल लेंगे। वेस्टर्न घाट्स जो क्या है, इंडिया का एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। डेट मीन्स वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्या स्पीशीज देखने को मिलते हैं। सपोज कि अगर वहाँ पे क्या होगा, इनमें से कौन कौन सा फैक्टर है जो उस पर रेस्पॉन्सिबल होगा, जहाँ और इन वेस्टर्न घाट से क्या होगा, यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इनमें से जो इफेक्ट करेंगे इस बायोडाइवर्सिटी पे, ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर में जब हो जाएगा तो ऑलरेडी ये इफेक्ट करेगा बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। देन नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट। सपोज कोई स्पेसिफिक एनिमल है जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में। अगर हम उसकी जो हैबिटेट है उसके साथ क्या छेड़खानी करेंगे, दैट मीन्स इट डायरेक्टली क्या थ्रेट होगा बायोडाइवर्सिटी पे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देन इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, कोई अलग किस्म का जानवर एक पर्टिकुलर एरिया में आया है, ठीक है, तो उससे भी क्या बायोडाइवर्सिटी को खतरा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देन नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये हेल्प करेगा, अगर हम प्रमोट करेंगे क्या वेजिटेरियनिज्म को, इससे क्या हेल्प हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने में, ठीक है, इंक्रीज करने में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमें थ्रेट बताने थे। दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या थ्रेट्स है किसको, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बताओ,
1, 2 एंड 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पे आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स। हमारे पास कुछ रीजन्स है। फर्स्ट इज ईस्टर्न हिमालयाज, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हिमालयाज पे, ठीक है, हिमालयाज यहाँ पे रखो, ठीक है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे पास रीजन्स है। नाउ वी हैव टू से विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इनमें से कौन सा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पहले ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये एक रीजन है, ये एक रीजन होता है जहां हमें क्या देखने को मिलता है, स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस दैट मीन्स वहाँ हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं रीजन्स को हम कहते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। नाउ हमें बताना है इनमें से कौन सा एक क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो ये जो हिमालयाज है ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एंड नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्या है, बताओ क्या है ये भी है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। नो नो दिस इज नॉट, ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन जो है ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, डेट मीन्स ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे हमें क्या स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज हिमालयाज, फर्स्ट इज हिमालयाज। नेक्स्ट कौन है, इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन, डेट मीन नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वो वाला, ठीक है। देन थर्ड इज वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अपनी नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। देन फोर्थ इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल क्या है, जिसको प्रीवियस टाइम में कहा जाता पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, नाउ डेट इज श्री विजयपुरम, ठीक है। तो इसका नेम चेंज किया गया है, डेट इज द श्री विजयपुरम, ठीक है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द इंडियन लॉज अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स लाए गए हैं या लॉज पास किए गए हैं उनके बारे में हमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। नाउ वी हैव टू से इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे, देन इसका आंसर हम देखेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट इज वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये एक क्या प्रॉपर्टी होती है गवर्नमेंट की, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside। देखो क्या है, सपोज कि कोई एनिमल है हमारे पास और उसको डिक्लेयर किया गया है प्रोटेक्टेड एनिमल, ठीक है, और वो एनिमल चाहे फिर बाहर रहे या किसी प्रोटेक्टेड एरिया में रहे, ठीक है, तो उसकी जो प्रोटेक्शन है वो सेम है, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन हमें करनी ही करनी है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing। देखो apprehension of protected wild animal, सपोज कि कोई वाइल्ड एनिमल है, लोग इससे क्या खूब खा रहे हैं, ठीक है, और देन लोगों को लग रहा है कि ये जो एनिमल है ये डेंजर है, किस चीज़ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, और इस ग्राउंड पे हम इसको क्या कैप्चर कर सकते हैं या मार सकते हैं, नहीं, हम इस बेस पे उसको ना कैप्चर कर सकते हैं ना उसको मार सकते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हमें करेक्ट बताना है, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आया, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, with reference to eco-sensitive zone which of the following statements is are correct। eco-sensitive zone, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, ठीक है। नाउ वी हैव टू से द करेक्ट क्या है। पहले हम देखेंगे ये इको सेंसिटिव जोन क्या है, ठीक है, फिर आसानी होगी आंसर करने में। सपोज ये कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है, नेशनल पार्क भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है। सपोज ये हमारा दाचीगम की हम मिसाल लेंगे, ये हमारा दाचीगम क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है ना, और इसके रेडियस में अप टू 10 किलोमीटर्स का जो एरिया आएगा, सपोज यहाँ से जो ये एरिया आएगा इसको डिक्लेयर किया जा सकता है इको सेंसिटिव जोन, इसको डिक्लेयर किया जाएगा इको
सेंसिटिव जोन। ठीक है, किस चीज के लिए? कि जो थ्रेट है इस प्रोटेक्टेड एरिया पे ये थ्रेट कम हो जाएगा। और ये जो इको सेंसिटिव वाला रीजन है इसमें क्या बैन लगाई जाएगी? किन चीजों को? एक तो माइनिंग बैन, एक तो माइनिंग, नेक्स्ट क्या, यहाँ पे फैक्ट्रीज इंसान नहीं लगाएगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ वर्क्स होंगे वो कर सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या बिल्कुल बैन है। तो क्या मकसद क्या होता है इस इको सेंसिटिव जोन का? इसका यही मकसद होता है कि जो मेन प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पे क्या उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है, वहां पे कोई थ्रेट ना हो जाए। ठीक है, तो समझ आया, ये जो ये वाला रीजन होता है ये क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन। समझ आया? नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन। Eco-sensitive zones are the areas that are declared under the Wildlife Protection Act of 1972। अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि इको सेंसिटिव जोन्स को डिक्लेयर किया जाता है वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत। ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, इसके तहत हम इको सेंसिटिव जोन्स को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इनको डिक्लेयर किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट and climate change by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो ये मिनिस्ट्री डिक्लेयर कर रही है क्या? इको सेंसिटिव जोन्स को। तो ये स्टेटमेंट गलत है। The purpose of the declaration of eco-sensitive zone is to prohibit all kinds of human activities in those zones except agriculture। ये भी गलत है क्योंकि सभी एक्टिविटीज यहाँ पे बैन नहीं है, वहां पे ग्रेजिंग भी कराई जाएगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ इन दो चीजों को छोड़ के माइनिंग एंड फैक्ट्रीज को वहां पे सेटअप नहीं किया जाएगा। किस चीज के लिए? क्योंकि यहाँ से पोल्यूशन निकल रहा है जो इस मेन प्रोटेक्टेड एरिया को क्या हार्मफुल है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। डेट इज द, हमें क्या बताना है? करेक्ट हमें बताना था। डेट में से कोई करेक्ट नहीं है। डेट इज नीदर 1 नॉर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ गार्ड में ये क्या है, एनवायरमेंट से लेके बहुत ही अच्छा एक टॉपिक वहाँ पे बनाया गया है जो भी है वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर है, इनको अच्छे से देखना है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इनमें से वो कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे हमें क्या मस्क डियर देखने को मिलती है? ठीक है, बताओ, करो इस क्वेश्चन का आंसर, करो आंसर जल्दी से। तो ये जो दो सेंचुरीज है, एस्कॉट सेंचुरी एंड गंगोत्री सेंचुरी, यहाँ पे हमें क्या मस्क डियर देखने को मिलती है। तो आंसर क्या होगा? 1 एंड 2। 1 एंड 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन नाउ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये जो नेशनल पार्क से कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एस्कॉट, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड में, और इसको वहां पे एस्कॉट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। ठीक है, गंगोत्री भी उत्तराखंड में लोकेटेड है, एंड किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, देन मानस नेशनल पार्क, ये एक इंडिया की फेमस नेशनल पार्क है। ठीक है, जहाँ पे हमें एलिफेंट्स भी देखने को मिलते हैं, टाइगर भी देखने को मिलते हैं। डेट्स इन द असम। कहाँ पे ये देखने को मिलती है? असम में। और इसके अलावा असम में कौन सी एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है? चलो वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? द पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज डेटा। पांडा ये क्या है? वाइल्ड एक एनिमल है। ठीक है, जो किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है? डेटा बियर फैमिली को ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आंसर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। द मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर द मियावाकी मेथड। ये क्या है? ये किस चीज के लिए फेमस है? तो ये फेमस है क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट्स इन अर्बन एरियाज। ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट, इसको याद रख लेना। आ जा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। इनमें से कौन सा एक रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? डिफॉरेस्टेशन के लिए। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, राइट। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, अगर हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन
के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें जो लीडिंग है दैट इज द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। 90% डिफॉरेस्टेशन होती है किससे? एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। अर्बनाइजेशन, जो सिटी का एनलार्जमेंट है, ठीक है, सिटी ज़्यादा बनाई गई है और उनके आसपास जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको कट किया जा रहा है, तो ये भी फैक्टर है किस चीज़ के लिए? डिफॉरेस्टेशन के लिए, ठीक है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं आएंगी, सिर्फ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, इसमें रोड्स कंस्ट्रक्शन भी आएगा, ठीक है, और ब्रिड्ज वगैरह भी आएंगे, ठीक है। तो मेनली जो नेशनल हाईवेज पास किए जाते हैं वो पास किए जाते हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट्स भी, और इससे क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है उन प्लेसेस पे। ये भी क्या एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स विल बी द करेक्ट आंसर विच लीड्स टू द डिफॉरेस्टेशन ऑफ ए रीजन, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम पहले देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अभी हमने बात की है, आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ट्रॉपिकल रीजन की बात अगर हम करेंगे, वो हम करेंगे जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री, और यहाँ से जो साउथ में क्या होती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इनको हम कहते हैं क्या? ट्रॉपिकल रीजन। जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे आएंगी उनको हम कहते हैं क्या? ट्रॉपिकल कंट्रीज। और जितने भी रीजन इसके बीच में आएंगे उनको हम कहते हैं क्या? ट्रॉपिकल रीजन। नाउ द क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सिर्फ हमें यहीं पे देखने को मिलती है, जो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। ये स्टेटमेंट अब तक ठीक है, लेकिन उसने कौन कौन सा दिया है? ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न हिमालयाज एक ही में आते हैं, डेट इज द हिमालयाज में, हिमालयाज में, ठीक है। देन वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स अंडमान निकोबार आइलैंड। देखो ये स्टेटमेंट भी अब गलत क्यों है? क्योंकि उसने अलग अलग करके दिया है, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न हिमालयाज, ये एक ही आएंगे, और इससे ऐड क्या होगा? इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमें क्या बताना था? करेक्ट बताना था। इनमें से कोई करेक्ट है ही नहीं, डेट इज नीदर वन नॉट टू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास है, ठीक है। तो पहले हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे, फिर हम आंसर करेंगे। फर्स्ट इज द फॉरेस्ट्री सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है कि हमें क्या वेजिटेशन मैप हमें प्रोवाइड कर रही है। आपने पढ़ा होगा 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो किसने कौन देता है हमें? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका जो काम है, जो यहाँ पे वेजिटेशन है, उस एरिया के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, किस स्टेट में इंक्रीज हुआ, किस में डिक्रीज हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। तो ये सब काम किसका है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। और इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वाज ए सक्सेसर टू प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। लेकिन इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी, डेट वाज द प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, डेट इज PISFR। ये एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड स्पॉन्सर इसको किया था FAO ने एंड UNDP ऑर्गेनाइजेशन ने। ये स्टेटमेंट सही है। डेट मीन जो फॉरेस्ट सर्वे से पहले जो हमें ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रही थी, डेट वाज द PISFR, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1965 में, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स वेजिटेशन मैप्स आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। देखो फॉरेस्ट सर्वे प्रिपेयर कर रही है वेजिटेशन मैप्स हमारे लिए, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स नहीं, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत ये हो जाएगा। तो आंसर हमें करेक्ट बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये 2 ईयर्स में क्या वेजिटेशन मैप हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा एक पेयर क्या है? करेक्टली मैच है। एक पेयर में क्या वाटरफॉल दिए गए हैं, नेक्स्ट में रिवर्स। नाउ वी हैव टू से कि कौन सा एक करेक्टली मैच है। फर्स्ट इज कपिलधारा वाटरफॉल, जो किस रिवर पे लोकेटेड है? नर्मदा रिवर पे, नर्मदा
रिवर पे ये लोकेटेड, डेट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। देन जॉग फॉल्स, ये शरावती रिवर पे लोकेटेड है, तो ये सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। एंड नेक्स्ट इज शिवा समुद्रम वाटरफॉल, ये कहाँ पे लोकेटेड है बताओ? ये कावेरी रिवर पे लोकेटेड है, कावेरी रिवर पे, कावेरी रिवर पे ये लोकेटेड है। और किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो हमें क्या बताना था? करेक्टली मैच कौन सा है? डेट इज द जोग फॉल्स, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट इज इन विच आर द फॉलोइंग सिटीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन सिचुएटेड। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1951 में, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? डेट्स द चेन्नई, चेन्नई में हमें इसको क्या, इसका हेड क्वार्टर लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। विद विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज मुरुगप्पा गोल्ड कप एसोसिएटेड। मुरुगप्पा गोल्ड कप किसके साथ एसोसिएटेड है बताओ? तो ये हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, नेशनल गेम ऑफ इंडिया। और अगस्त 29 में, अगस्त 29 में इंडिया में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। स्पोर्ट्स डे ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? डेट इज द मेजर दयानचंद, मेजर दयानचंद, जो एक फेमस क्या हॉकी प्लेयर था। उसको हम कहते थे क्या? जादूगर ऑफ हॉकी, जादूगर ऑफ हॉकी या विजार्ड ऑफ हॉकी। उसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, डेट वाज द गोल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट्स का एक अच्छे से वहाँ पे आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा सिलेबस में, वाइल्ड लाइफ गार्ड का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। फुटबॉल की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, फुटबॉल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कप्स देखने को मिलते हैं हमें, लेकिन प्रीवियस 1-2 सालों से 2 कप्स के बारे में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दैट द ड्यूरेंट कप, ड्यूरेंट कप हो सकता है इस साल रिपीट हो जाए, एंड रोवर्स कप, रोवर्स कप, ठीक है। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? फुटबॉल के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट पे। तो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात करेंगे, डेट इज द डैश डैश होस्टेड द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1975। 1975 आईसीसी का फर्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला गया है? तो वो खेला गया था इंग्लैंड में, ठीक है। लेकिन किस कंट्री ने इसको विन किया था? डेट वाज वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। और इसका जो सेकंड एडिशन खेला गया था 1979 में, वो भी जीता था वेस्ट इंडीज ने, वेस्ट इंडीज ने वो भी जीता था, ठीक है, राइट। आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हु वाज पॉपुलरली नोन एज द फ्रंटियर गांधी या समांत गांधी। समांत गांधी किसको कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी, बताओ। डेट वाज द अब्दुल गफ्फार खान। इनको कहा जाता था रेड शर्ट्स, रेड शर्ट्स। इनकी एक मूवमेंट थी, डेट वाज खुदाई खुदमतगार, खुदाई खुदमत गार। और इसने एनसीएम को स्टार्ट किया था पेशावर में। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको क्या, भारत रत्न भी दिया है, भारत रत्न, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हसरत मोहिनी जी की, तो इसने एक वर्ड दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये उसने वर्ड दिया था। लेकिन इसको पॉपुलर किया था किसने? भगत सिंह जी ने, भगत सिंह जी ने इसको पॉपुलर किया था, लेकिन वर्ड असली था ये हसरत मोहिनी जी का। तो आंसर क्या होगा? अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो ये इजी क्वेश्चन है, डेट इज राजतारंगी। तो ये राजतारंगी किस लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। और राइटर इसका कौन है? डेट इज द पंडित कलहाना, पंडित कलहाना। किसके टाइम पे इसको लिखा गया है? जयसीमा के टाइम पे, जयसीमा 1148 to 1150। और इसके टोटल वर्सेस कितने हैं? 7628। इतने वर्सेस हैं, इसको चेक कर लेना, ठीक है। आई थिंक मेरे माइंड में कन्फ्यूजन है, लेकिन जितने भी वर्सेस हैं इनको कंप्लीट इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है 8 तरंगाज में, डेट मीन्स बुक्स में या वेवर्स इनको हम कहेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? राज तरंगी। आ जाओ नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट इज इल्बर्ट बिल, अ कंट्रोवर्शियल मेजर प्रपोज्ड इन 1883 बाय। देखो इल्बर्ट बिल, ये एक पर्सन ने प्रेपियर किया था जिसका नाम था सर सिडनी इल्बर्ट। ये एक लॉ मेंबर था किसके कोर्ट में? लॉर्ड रिपन के कोर्ट में। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लेकिन ये बिल थी क्या? देखो यहाँ पे कोर्ट्स थे, कोर्ट में जजेस होते हैं, और इस टाइम पे इंडिया के भी जजेस थे और ब्रिटिश के भी जजेस थे। और ये जो ब्रिटिश के जजेस थे वो सज़ा सुना सकते थे इंडियंस को भी, इससे पहले इंडियंस को भी, और ब्रिटिश जो भी कोई क्या कल्प्रिट होगा उसको सज़ा सुनाया जाता था। लेकिन इस बिल ने क्या किया है कि ये जो इंडिया वाला जज होगा वो भी अब सज़ा सुना सकता है ब्रिटिशर्स को। ठीक है, ये इस बिल में कहा गया था। लेकिन इस बिल को देख के जो अंग्रेज यहाँ पे रह रहे थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि हम इन लोगों पे रूल कर रहे हैं, तो फिर ये हमें क्यों और कैसे क्या सज़ा सुना सकते हैं। तो फिर इस बिल को क्या ख़त्म किया गया था। ठीक है, तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, आजा नेक्स्ट पे। In 1877, which of the following viceroy organized a darbar to acknowledge Queen Victoria as the Empress of India? 1877 में दिल्ली दरबार सजाया जाता है, दिल्ली दरबार। और किसने सजवाया था? डेट वाज द लॉर्ड लिटन ने सजवाया था। और उस पे उसने क्या किया? ये जो क्वीन विक्टोरिया थी उसको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था। ठीक है, तो आंसर होगा लॉर्ड लिटन। लेकिन अगर हम लॉर्ड लिटन की बात करेंगे, इसको कहा जाता है अनपॉपुलर वाइसरॉय, अनपॉपुलर वाइसरॉय, रिएक्शनरी वाइसरॉय, रिएक्शनरी वाइसरॉय, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से ये नाम इसको दिए गए हैं। सपोज इसने लाया था आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट 1878 में, सॉरी 1878 में, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में, सिविल सर्विसेज एक्ट जिसमें एज रिड्यूस की गई थी, सिविल सर्विसेज एक्ट। ठीक है, 1878 में। ठीक है, तो इन एक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो फिर ये लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा शॉर्टली आप याद रखो। ये जो आर्म्स एक्ट था इसमें बैन लगाई गई थी कि इंडियंस को लाइसेंस नहीं दी जाएगी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में ये कहा गया था जितने भी यहाँ पे न्यूज़पेपर्स है, ठीक है, उनको उनकी जो फर्स्ट कॉपी है वो कहाँ पहुँचनी चाहिए? जो हमारा ऑफिस है, डेट मीन्स जो वाइसराय का ऑफिस है वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। और अगर इस न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी है तो उनकी लाइसेंस कैंसिल की जाएगी। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज, यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट ऑकर इन 1919? इनमें से कौन सा एक इवेंट 1919 में नहीं हुआ था? 1919 में फर्स्ट इज जलियांवाला बाग मैसेकर, ये 1919 में हुआ है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, जिसमें इंट्रोड्यूस की गई डायआर्की। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। रोल आउट एक्ट 1919, ये भी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे रोल आउट एक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते थे क्या? ब्लैक एक्ट, ब्लैक एक्ट। ठीक है, तो इसी एक्ट के तहत 2 पर्सन को क्या जेल लगाया था, ले लिया गया था, और फिर उसी की वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है, एंड द पर्सन वेयर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक। इन 2 पर्सन को क्या अमृतसर से क्या जेल लिया गया था। फिर उसी चीज़ को लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में, तो फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा जाता है बाय द इंग्लिश आर्मी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? Next is, this river is a major tributary to the river Jhelum, located in Kulgam district in the Kashmir Valley. It originates in the Pir Panjal range and forms a waterfall। यहाँ पे है waterfall है अहरबल। कौन सी एक रिवर निकलती है कहाँ से? कुलगाम से। एंड दैट रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम रिवर, जहलिम रिवर की वो ट्रिब्यूटरी है, और उस पर क्या है? अहरबल वाटरफॉल हमें देखने को मिलता है। दैट इज द लिदर रिवर। लिदर है नहीं, विश्व है।
लिदर कहाँ से निकलती है? कोलाहाई ग्लेशियर से, जो फ्लो कर देती है पहलगाम से। और इस पहलगाम को हम कहते हैं विलेज ऑफ शेफर्ड्स, विलेज ऑफ शेफर्ड्स। तो विशव की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, विशव रिवर जो ऑरिजिनेट होता है कहाँ से, किस लेक से बताओ, जिसको हम कहते हैं विष्णु पादवी, विष्णु पादवी। बताओ, लोकेट है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में वो लेक। चलो कमेंट सेक्शन में ना बताओ, ठीक है। और इसी विशव रिवर पे क्या एक वाटरफॉल है, डेट इज द अहरबल वाटरफॉल, जिसको हम कहते हैं नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर, नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो आंसर होगा विशव रिवर। सिंध रिवर कहाँ से फ्लो कर देता है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? खिलान मार्ग सराउंडेड बाय टावरिंग माउंटेन्स, अ ग्रीन वैली विद वाइल्ड फ्लावर्स इज वन ऑफ द मोस्ट पिक्चर्स स्पॉट्स इन द रीजन लाइज इन। खिलान मार्ग ये एक क्या है? एक वैली है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्या वाइल्ड फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये एक क्या बहुत ही अच्छा एक स्पॉट है टूरिज्म के लिए। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, किस एरिया के नज़दीक हमें देखने को मिलता है? डेट इज द गुलमर्ग। और गुलमर्ग हमें बारामूला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं, जिसको कहते हैं मीडो ऑफ फ्लावर्स, मीडो ऑफ फ्लावर्स। और इसके सराउंडिंग एरिया में वहाँ पे एक लेक है जिसको हम कहते हैं क्या? अल्पथर लेक, अल्पथर लेक, अल्पथर लेक। और कश्मीर में उसको हम कहते हैं फ्रोजन लेक, फ्रोजन लेक। सोनामार्ग मीडो ऑफ गोल्ड, मीडो ऑफ गोल्ड, जो लोकेटेड है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट पे। तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और PDF के लिए आप कनेक्ट हो सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और व्हाट्सएप पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।